नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 43, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। अभी तक हम 30 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास से हम लोग 35 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप फैकल्टी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की भी पुस्तक लेकर आया है, जो कि आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके खरीद सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं तो आप इसको घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। अगर इस बुक से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, श्री विधि का संबंध किस फसल से है? एक डायरेक्ट प्रश्न है। श्री विधि इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो यहाँ पे वीट, पैडी, ग्राम्स, पल्स दिया है, गेहूं, धान, चना, अरहर। तो सही उत्तर जो है आपका वो है धान से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है। अगर हम श्री विधि का फुल फॉर्म देखें तो श्री का अगर हम फुल फॉर्म देखें, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्लास, SRI का अगर हम बात करें तो यहाँ पे S जो होता है इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ, R से राइस इंटेंसिफिकेशन, यहां पर लिखा भी है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये एक धान रोपने की पद्धति है और इस पद्धति का विकास 1983 में हुआ था। कहां पर हुआ था? मेडागास्कर में हुआ था। और किस कृषि वैज्ञानिक द्वारा इस पद्धति का विकास किया गया था? तो फ्रेंच जेसुट द्वारा। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया है कि किस तरीके से श्री विधि के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन श्री विधि के बारे में अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है इस पद्धति का विकास कहाँ हुआ? तो मेडागास्कर में। कब हुआ? 1983 में। कौन साइंटिस्ट इससे एसोसिएटेड है? तो फ्रेंच जेसुट। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। फसल और बीमारी से रिलेटेड है सेकंड प्रश्न को, क्रॉप और डिजीज से एक एक बीमारियों को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपका आलू दिया है झुलसा, ठीक है, आलू में झुलसा होता है, एकदम सही है। ज्वार की अगर हम बात करें तो कंडुआ, ये भी एकदम सही है। तिल की अगर हम बात करें तो फाइलोडी, ठीक है, ये भी एकदम सही है। लेकिन जो अर्गट रोग है ना, वो गेहूं में नहीं होता है। यहां पर बोला है नहीं सुमेलित है, इस वजह से जो सी होगा वो आपका सही उत्तर होगा। जब हम गेहूं की बात करते हैं, वीट की बात करते हैं, तो यहाँ पे करनाल बंट नाम का एक बीमारी होता है। इंग्लिश में वो इसी तरीके से लिखा रहता है, मैं बता दूं, इंग्लिश वाले थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे। करनाल बंट, इस तरीके से पेपर में ये प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो ये बीमारी किसमें होती है? गेहूं में होती है, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। देखिए क्लास, मैच द कॉलम के फॉर्म में ही प्रश्न पूछता है ज्यादातर डिजीज से रिलेटेड, या तो जैसे यहाँ पे पूछ लिया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा जो भी बीमारियों के नाम मैं आपको बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर में यहाँ से प्रश्न बने हैं, हो सकता है आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न बन जाए आरओ में, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम अर्गट की बात करें, देखिए अभी हमने अर्गट की बात की है ना, तो अर्गट एक फफूंदी होती है जो कि किस क्रॉप्स में लगती है? जौ में, धान में लगती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, यहां से प्रश्न बन चुकी हैं। थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे विद्रोह दिए हैं और संबंधित नेता दिए हैं। मैंने आपको बताया है कि विद्रोह अगर हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो यहाँ पे विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न किस तरीके से बनते हैं? डायरेक्ट आपको पूछ लेगा कि इससे संबंधित नेता कौन थे, जैसे अभी लीडर पूछा गया है, या फिर ये कहां पर ये विद्रोह हुआ था, प्लेस पूछ लेगा, या फिर ईयर पूछ लेगा। तो इन तीनों चीजों पर आपको फोकस करके चलना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहले खासी विद्रोह की बात की गई है, तो एक एक को मैच करते हुए चलेंगे क्लास हम लोग। तो देखिए यहाँ पर खासी विद्रोह की बात की गई है, तो खासी विद्रोह के जो लीडर थे वो कौन थे? वो आपके थे तीरथ सिंह, ठीक है, ए का सेकंड। फिर भील विद्रोह की अगर हम बात करें तो त्र्यंबक जी,
ठीक है। फिर चुआर विद्रोह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके दुर्जन हो जाएंगे, और कोल विद्रोह की बात करें तो बुद्धू भगत। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 1 4 3। तो देख लेते 2 1 4 3 कहां पर है, सी में है। ठीक है, तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। देखिए जो खासी विद्रोह है वो कहां पर हुआ था, याद रखिएगा मेघालय में। यहाँ देखिए मेघालय में, और यहाँ पे संबंधित लीडर कौन थे, तीरथ सिंह थे। भील विद्रोह की अभी हमने बात किया, त्र्यंबक सिंह। ठीक है, और चुआर विद्रोह की अगर बात करें तो दुर्जन सिंह, ये कहां पर हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। कोल विद्रोह की बात करें तो बुद्धू भगत। ईयर भी आप याद रखिएगा। तो इस स्लाइड का अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने आपको बताया विद्रोह से रिलेटेड संबंधित लीडर पूछ लेगा, या तो फिर ईयर पूछ लेगा, या तो प्लेस पूछ लेगा। और इसकी पहले वाले भी टेस्ट सीरीज में हमने कुछ विद्रोह डिस्कस किए थे, वो भी याद रखिएगा। अब सब जितने भी टॉपिक्स है ना उसको एक जगह कंपाइल करते हुए चलिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए जब एक जगह सब कंपाइल्ड रहेगा। चलिए चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न है एजर्शन और रीजन पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सातवाहन शासकों ने सोने का सिक्का नहीं चलाया था। क्यों नहीं चलाया था, कारण देखते हैं। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण का उपयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया था। तो कुछ सही लग रहा हो सकता है इसी वजह से उन्होंने सोने के सिक्के ना चलाए हों। तो एजर्शन का रीजन सही लग रहा है, तो ये एकदम सही है। यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहाँ पर अगर हम सातवाहन शासकों की बात करें तो सातवाहन शासक जो थे उन्होंने शीशे का मुद्रा चलाया था, चांदी का मुद्रा चलाया था, पोटीन लिखा रहता जो कि मिट्टी और तांबे के सिक्के इन्होंने चलाए थे। यहाँ पर अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो लिखा भी है सातवाहनों की मुद्रा सीसा, चांदी, पोटीन, मिट्टी, तांबा तथा कांसा की थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जो सातवाहन शासक थे वो सोने को बहुमूल्य धातु की तरह इस्तेमाल करते थे, इसी वजह से वो उसे सिक्का बनाने में, मुद्राएं बनाने में उसका प्रयोग नहीं करते थे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए सातवाहन शासक से रिलेटेड एक प्रश्न पेपर में कई बार पूछा है, हम उसको भी देख लेते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया है कि गाथा सप्तशती ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप याद रखिएगा राजा हाल द्वारा। ठीक है, एक प्रश्न पूछता है, जो भी चीजें मैं बता रही हूं उसको ध्यान से सुनते चलिए। गाथा सप्तशती का संकलन किसने किया है, राजा हाल ने किया है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न बनता है कि कवि वत्सल की उपाधि किसने धारण की थी, राजा हाल ने धारण की थी। राजा हाल जो था वो एक सातवाहन शासक था, ये चीज याद रखिएगा। और पूछता है मत्स्य पुराण में किसके बारे में बताया गया है, तो सातवाहन के बारे में बताया गया है। क्लास ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजा हाल की अगर बात करेंगे तो कवि वत्सल की उपाधि इन्होंने धारण की थी, गाथा सप्तशती याद रखेंगे। और अगर मत्स्य पुराण में किसके बारे में लिखा है तो सातवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण में वर्णित है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए पांचवें प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा, ठीक है, म्यांमार के साथ सीमा बांधता है। म्यांमार के साथ कौन सा सीमा बांधता है, मतलब कौन बाउंड्री शेयर करता है, ये बोला गया है। तो चलिए एक एक राज्य को हम पढ़ते नहीं है, यहाँ पर हम सही उत्तर को देखते हैं। जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर देख लेते हैं। मैं एक टर्म लिख रही हूं, आप लोगों को याद रहेगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मामी आना, मामी आना, ये अगर याद रहा तो कभी भी म्यांमार से कौन कौन सा आपका स्टेट बाउंड्री शेयर करता कभी नहीं भूलेगा। तो एम ए फॉर मणिपुर, फिर एम आई फॉर मिजोरम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एन ए फॉर नागालैंड। तो देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम किस में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया है। तो मामी आना से आप याद रखिएगा, मामी आना सबको याद रहेगा। तो म्यांमार के साथ भारत के ये 4 राज्य जो हैं वो अपनी सीमा शेयर करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, ट्रिक भी याद हो गया होगा। यहाँ पर देख लीजिए मैप के थ्रू भी आपको कभी नहीं भूलेगा, ये म्यांमार है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, इधर नागालैंड हो गया, इधर मणिपुर हो गया, इधर मिजोरम हो गया। ठीक है, बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, असम इसके साथ बाउंड्री नहीं शेयर करता। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इधर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, फिर इधर नागालैंड स्टार्ट हो गया। सबसे अच्छा तरीका है क्लास मामी आना याद रखेंगे आप तो आपको कभी नहीं भूलेगा, मामी आना याद रखिएगा। और यहाँ पे जो ए है उससे अरुणाचल प्रदेश से है, और एन ए आपका नागालैंड है, एम ए आपका मणिपुर है, और एम आई आपका मिजोरम है।
चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए छठवें प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इसको भी क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सुकुमार फलों का देश, ठीक है, कंट्री ऑफ टेंडर फ्लावर्स किसको कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। चलिए मैच करते हुए चलते हैं, जापान को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश, ये पूछा गया प्रश्न है। अब ये एसएससी में पूछा था कि यूपीपीसीएस में पूछा था, ये मुझे नहीं याद है, लेकिन हजारों झीलों का देश जो है ये पूछा गया प्रश्न है। किसे कहा जाता है, ये फिनलैंड को कहा जाता है। तो हम पहले 4 हो गया, फिर 3 हो गया ना। फिर लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहते हैं, भूटान को कहते हैं। 4 3 1 देखा जाए, 4 3 1 कहां दिया, 4 3 1 2, मतलब सी आपका सही उत्तर है। और ग्रेनाइट सिटी हम किसको कहते हैं, एम्बरडीन को कहते हैं। तो छठवें का सी आपका सही उत्तर है। 7वें प्रश्न को देखते हैं, फिर क्या कौन सा प्रश्न आ गया, सुमेलित करिए। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। अच्छा यहाँ पे जनजातियों से रिलेटेड प्रश्न है। इसके पहले वाली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है कि ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछ लेता है। हो सकता है इस बार ना पूछे तो अगली साल पूछ लेगा, लेकिन पूछता जरूर है। तो ट्राइब से रिलेटेड प्रश्नों को आप बिल्कुल भी छोड़ के जाने की गलती नहीं करेंगे। चाहे वो भारत की बात हो, इंडिया की बात हो, वहां के ट्राइब्स की बात हो, चाहे वर्ल्ड के ट्राइब्स की बात हो, चाहे यूपी के ट्राइब्स की बात हो, तीनों ट्राइब्स को आप पढ़ के जाएंगे। जनजातियों से रिलेटेड प्रश्न बनता है, हो सकता है यूपी से पूछ ले, ठीक है, या फिर हो सकता है भारत में पूछ ले, या फिर हो सकता है वर्ल्ड में पूछ ले। तो ये भी गलती मत करिएगा, छोड़िएगा नहीं इस टॉपिक को। और जहां पे भी कंपाइल कर रहे हैं चीजों को, वहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। चलिए देखते चलते हैं। ट्राइब्स है रियांग की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इजी है जो मुझे लगता है, गद्दी है, ठीक है। ये कहां पर पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो सी का सेकंड हम देखते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सी का सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया कि डी का जो है वो फर्स्ट है, ठीक है। अंगामी जो है वो कहां पर है, नागालैंड में है, इतना समझ में आ गया। अब जो कोंद ट्राइब्स होती है, जो कोंद जनजाति होती है, वो उड़ीसा में पाई जाती है। बी का थर्ड, ये भी बहुत पॉपुलर है, अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। तो बी का थर्ड, और रियांग आपका बचा, रियांग कहां पे, त्रिपुरा। ए का फोर्थ। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो गया, सी का बी आपका सही उत्तर हो गया। आप में से कई बच्चों ने बहुत पहले ही इस प्रश्न का आंसर दे लिया होगा, मुझे पता है। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको आता था। अब क्लास देखिए, यहाँ पे कुछ और जनजातियों के नाम लिखे गए हैं, उनको देख लेते हैं जो कि पेपर में पूछे गए हैं। प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पे सिक्किम लेप्चा पूछा गया है, पहले प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न बना है, लेप्चा जनजाति कहां पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है, मैच द कॉलम के फॉर्म में था, ठीक है। बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुंडा आप याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे गोंड याद रखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भील याद रखेंगे आप, और बिरहोर याद रखेंगे। ये दोनों पूछा गया है, जो पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। नहीं तो आप पूरी स्लाइड का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि एक भी मत छोड़ने की गलती करेगा। हो सकता है अभी तक जो ना पूछा गया हो वो ट्राइब्स पूछ ले, लेकिन ट्राइब से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम के फॉर्म में आता है, या फिर सुमेलित करिए कौन सा नहीं सुमेलित है, इस तरीके से पूछता है। तो अगर आपको 2-3 भी पता है तो आप एलिमिनेट करके गेस वर्क करके सही आंसर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर आप खरिया याद रखिएगा, कोल याद रखिएगा, खोंड याद रखिएगा, ठीक है, चेंचू याद रखिएगा, बैगा याद रखिएगा, और बंजारा याद रखिएगा। इतना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आपका गद्दी याद रखिएगा। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अबोर पूछा गया है ये पेपर में, ठीक है। डफला पूछा गया है पेपर में। जो भी बच्चे बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अच्छे से प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ठीक है। उन वो कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि मैम कहना क्या चाह रही है, बताना क्या चाह रही है, उनको समझ में आ रहा होगा। और जो भी नए बच्चे इस तैयारी में है वो भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं करते, जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करते उनका हमेशा ये सब प्रश्न सही जाता है। तो आप भी ये गलती मत करिएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अबोर हो गया, डफला हो गया यहाँ पर, ठीक है। मिसमी पूछा है, सिंगपो पूछा है, इतना आप नहीं भूलेंगे। अंडमान निकोबार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार स्टार लगाऊं, बहुत बार स्टार, इसको मार्क कर लीजिए, कभी मत भूलिएगा, पेपर में पूछा ही जाता है। ओंगी, ठीक है, उत्तरी सेंटिनली, अंडमानी, चलिए अंडमानी निकोबारी तो याद रहेगा, सोपन, ये याद रखें।
ठीक है, सेंटिनली याद रखिएगा और ओंगी याद रखिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का तो आपको सारा याद रखना, बुक्सा, थारू, महागीर, ठीक है, खरवाड़, थारू, राजी, जांसारी। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको भूटिया और जौनसारी याद रखिएगा, राजी भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा है, ये भी पूछा है, इस तरीके से लिखा हुआ था पेपर में राजी, और पूछा था उत्तराखंड में है, तो ये एकदम सही था। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भील, गोंड, असुरा, फिर उसका कोली याद रखेंगे आप, कामर याद रखेंगे, कोरबा याद रखेंगे, मुंडा याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुंडा याद रखेंगे, संथाल याद रखेंगे, गैरो याद रखेंगे, लेप्चा, असुर, बैगा, भील, गोंड, बिरहोर, ये सब पूछा गया प्रश्न है पेपर में। हिमाचल प्रदेश में अभी मैंने आपको बताया गद्दी याद रखेंगे आप, और आप याद रखेंगे बकरायल, ये दोनों पूछा गया है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो कुकी याद करिए, लास्ट क्लास में हमने आपसे पूछा था कि कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो वो मणिपुर में हुआ था। ठीक है, कुकी विद्रोह याद रखिएगा, कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था, मणिपुर में हुआ था। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। हिस्ट्री का ये प्रश्न है, तो मणिपुर हो गया। ठीक है, गारो खासी जयंती आपको पता है कि मेघालय में ये आपके हिल्स भी पाए जाते हैं, गारो खासी जयंतियां, तो मेघालय, ये भी याद रखिएगा। असम और नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे आप कुकी याद रखिएगा, मिजो याद रखिएगा, मिखिर, मिखिर कई बार पूछा गया है कि मिखिर कहाँ पर है, नागा, नागालैंड में। ठीक है, अबोर याद रखिएगा, डफला भी पूछा गया है, डफला कहाँ पर है, मिश्मी कहाँ पर है, मिखिर, डफला, मिश्मी, ये सब आपके हिल्स के भी नाम है, तो ये सब भूलने की गलती मत करिएगा। तो क्लास स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा यहाँ पर आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भूलने की गलती मत करिएगा बिल्कुल भी आप लोग। चलिए 8वें प्रश्न को हम देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन देयर ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये तो सीधे है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इस तरीके से अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको इसको फिगर के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, काराकोरम, फिर आपका लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ये बहुत ही आसान प्रश्न था, एकदम डायरेक्ट प्रश्न था। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है, 2 काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, 2 3 4 1, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। 9वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है, जल प्रपात दिया गया है, वाटरफॉल दिया गया है, और देश दिया गया है। तो चलिए, सबसे पहले आपको दिया गया है बोलोमोम्बी, फिर रिब्बन, फिर उसके बाद आपका गवानी, फिर उसके बाद डुगेला। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डुगेला जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ये आपका गवानी जो है वो फ्रांस में है, रिब्बन जो है वो कैलिफोर्निया में है, लेकिन बोलो मोम्बी जो है वो नॉर्वे में नहीं है। यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, ए। क्यों, क्योंकि जो बोलो मोम्बी है वो कहाँ पर है, नॉर्वे की जगह ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा ना, बहुत अच्छे अच्छे नाम रहते हैं वैसे ना, बोलो मोम्बी तो ऑस्ट्रेलिया में है। कोई ऑस्ट्रेलिया वाला मेरा वीडियो देख रहा होगा तो कहेगा मैम इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, लेकिन वो क्यों देखेगा, वो तो आरओ का पेपर देगा नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9th का ए जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि नॉर्वे की जगह यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा। देखिए, वाटरफॉल से भी रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक वेनेजुला में आपका एंजल जलप्रपात है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एंजल जो वाटरफॉल है वो कहाँ पर है, वेनेजुला में है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, एंजल वाटरफॉल वेनेजुला में। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर फिर मैं आपको बताऊंगी नहीं इस प्रश्न में क्या करना है, एजर्शन दिया है, रीजन दिया है, कथन दिया है, कारण दिया है, और पढ़िए वीडियो को पॉज करके। तो शीतकालीन मानसून के जरिए भारत में कम वर्षा होती है। ठीक है, कम वर्षा होती है विंटर मानसून की वजह से। क्यों, क्योंकि शीतकालीन मानसून भूमि से सागर की ओर गमन करता है, अतः उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। जो विंटर मानसून होता है वो लैंड टू ओशन की तरफ ट्रेवल करता है, तो इस वजह से उसमें जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है, तो प्रेसिपिटेशन कम होता है, रेनफॉल कम होता है। एकदम सही है, यहाँ पर जो उत्तर है वो आपका ए होगा। ठीक है, 10th का ए होगा। अब आपको खुद समझ में आ रहा है, जब जो विंड है आपकी वाटर टू लैंड की तरफ ट्रेवल करेगी, तो जब वो वाटर के ऊपर से जाएगी तो मॉइस्चर उसमें रहेगा ना ज्यादा, तो फिर रेनफॉल ज्यादा होगी। लेकिन जब लैंड टू
वाटर की तरफ ट्रेवल करेगी तो वो ड्राई एयर हो जाएगी, उसमें उतना मॉइस्चर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से रेनफॉल के चांसेस, मतलब रेनफॉल की जो प्रेसिपिटेशन होता है वो कम मात्रा में होता है। चलिए 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए हैं, प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे आप यूपी पीसीएस के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आरओ आरओ का एग्जाम दे रहे हो, सब में ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो एक बार हम देखते हुए चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कई बार पूछा गया है, ठीक है, कहां पर है, लखनऊ में, एकदम सही है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस थोड़ा हम होल्ड पे रखते हैं, उसके ऊपर आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कई बार पूछा गया है मैच द कॉलम के फॉर्म में, ठीक है, कहां है, बनारस में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां है, बेंगलुरु में, एकदम सही है। यहाँ पर जो गलत है, नहीं सुमेलित पूछा गया है ना, तो सी है। अगर हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की, तो ये भोपाल में है, ना कि प्रयागराज में है। क्लास एक बार तो पेपर में जो मैच द कॉलम के फॉर्म में जो प्रश्न था वो ऐसे पूछ लिया था, IIVR, IISR, ठीक है, फिर आपके IISS, ये कहां पर है, इसके सामने लोकेशंस के नाम दिए गए थे और पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो याद रखिएगा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की बात करें तो मैंने आपको बता दिया वो कहां पर है, आपका भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। 12th प्रश्न को हम देखते हैं, फिर सुमेलित करने को दिया गया है, सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है, ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। पूछा जाता है कि सौंफ क्या है, हींग क्या है, लौंग क्या है, केसर क्या है। तो अब मैं बताने जा रही हूं। अगर हम फेनल सीड की बात करें, सौंफ की बात करें तो ये फ्रूट है, ठीक है। हींग की अगर हम बात करेंगे तो ये एक जड़ होती है। लौंग की अगर हम बात करेंगे तो ये फ्लावर की कली होती है, पुष्प कलिका होती है, ठीक है, फ्लावर की कली होती है लौंग। और केसर की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टिग्मा होती है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एकदम सही है, सबके सामने सब सही है। फेनल सीड फ्रूट, एसोफोडिटा रूट, क्लोव फ्लावर बर्ड और सैफ्रॉन आपका स्टिग्मा। तो 12वें का आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए 13 प्रश्न को देखते हैं। 13 प्रश्न क्या है, किस प्राचीन ग्रंथ में यह कहा गया है कि गाय अनंदा वनंदा एवं सुखदा है, ठीक है, मतलब जो गाय है वो फूड, ब्यूटी और हैप्पीनेस गिवर। तो ये किस में बोला गया है, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, सुत निपात में बोला गया है। डी जो है वो आपका सही उत्तर है, ऐसे भी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। 13 का डी जो है वो सही उत्तर है। पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, एक प्रश्न ये भी बना था कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि ये कहां से लिया गया है, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, भूमि का प्रयोग उसके बाद होता है। ये स्टेटमेंट कहां से लिया गया है, ये अर्थवेद से लिया गया है, अथर्ववेद से, सॉरी, अथर्ववेद से लिया गया है। और आपको पता है कि अथर्ववेद में युद्ध कला के बारे में बताया गया है। इतनी भी चीजें, ये चीज आपको पता होगी ना, अथर्ववेद में युद्ध कला की बात की गई है। तो ये भी चीजें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 14 प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है, लोकेशन दिया गया है और इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, प्रयोगशालाएं दी गई है। तो देखते हैं कौन कौन सा आपका सही है। थेनी इंडिया फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप, ठीक है। हिंगोली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी, लीगो। फिर हेनले इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लोकेशन पे बेस्ड है, लैब्स हैं आपके, लेबोरेटरीज हैं। तो यहाँ पे जब हम हिंगोली की बात करते हैं तो लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी एकदम सही है, 2 एकदम सही है। लेकिन थेनी में आपका इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, मतलब ये यहाँ पे होगा। और जो हानले है आपका, हैनली या हानले, यहाँ पर आपका इंडिया फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप है। तो करेक्ट पूछा गया है, इस वजह से आंसर क्या होगा, ए होगा। ओनली सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं, 15 प्रश्न को। वर्ष 2011 की जनगणना 2011 के सेंसस की बात की गई है और इसमें पूछा गया है कि अंतिम आंकड़ों के अनुसार स्त्री साक्षरता वाले शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सही क्रम
क्या है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज विद द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी। ये हमने अभी डिस्कस किया है जल्दी, अगर आप लोग ने ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने इस प्रश्न को जल्दी डिस्कस किया है, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर सबसे ज्यादा लिटरेसी की बात करें तो कहाँ पर है, केरल में है। ये मैंने प्रश्न आपसे पूछा था। उसके बाद मिजोरम, फिर उसके बाद लक्षद्वीप, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां पर है, केरल में है, ये सभी को पता है। दूसरा तीसरा याद रखिएगा, मिजोरम के बाद लक्षद्वीप, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। तो सी आपका यहाँ पे सही उत्तर था। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं, सेंसस पे बेस्ड है, 2011 के सेंसस की बात की गई है और बोला गया शीर्ष हिंदू जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम बताइए, ठीक है। सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, तो दादर नागर हवेली, दिल्ली, दमन आइलैंड, फिर उसके बाद दमन, दादर नागर, फिर उसके बाद आपका क्या है, फिर दादर नागर हवेली, दमन आइलैंड, दिल्ली, फिर दमन आइलैंड, दिल्ली। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, मैं सही उत्तर बता रही हूँ आपको। इसको पढ़ने में ना समय व्यर्थ होता है, इसी वजह से मैं ऐसे ऑप्शंस नहीं पढ़ती हूँ। यहाँ पे क्या मैं आपको बताऊंगी, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका सी है, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदू पॉपुलेशन की तो सबसे ज्यादा दादर नागर हवेली में, फिर दमन दीव में, फिर दिल्ली में, ठीक है। 16वें का प्रश्न अगर उत्तर आप देखेंगे सी है, दादर नागर हवेली, दमन दीव और फिर दिल्ली। चलिए 17 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किसमें जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल पार्क की बात की गई है, अब चलते हैं देखते हैं इसको। कंचनजंगा नेशनल पार्क की अगर आप बात करेंगे तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिक्किम में है। लोकेशन एक बार हम देखते हैं, ये कहां पर है, सिक्किम में है, ठीक है। फिर अगर हम नंदा देवी की बात करेंगे तो ये कहां पर है, उत्तराखंड में है। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बनता है, मैं बता दे रही हूं आपको। फिर अगर हम नामदाफा की बात करेंगे तो ये कहां पर है आपका, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। और यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर भी क्या है, ये आपका नामदाफा है, ठीक है, नामदाफा। यहाँ पर अगर आप इस नेशनल पार्क को देखेंगे तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक, हर तरीके का क्लाइमेट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए 18 प्रश्न को देखते हैं, 18 प्रश्न को हम देखते हैं। खादी, अच्छा क्लास नेशनल पार्क से भी रिलेटेड प्रश्न पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग ने। और एक काम करिए, नेशनल पार्क ट्राइब्स रोज रोज रिवाइज किया करिए, पेपर तक एकदम रट जाए, ताकि जैसे पेपर में प्रश्न आए तुरंत आंसर मार्क करिए, बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको ट्राइब्स बताया, इसी तरीके से माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। 18 प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के हनी मिशन के संदर्भ में कुछ बातें कही गई है। हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों को दोनों को समझ में आ रहा होगा। हनी मिशन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की बात की गई है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, हनी मिशन के तहत खादी और ग्राम उद्योग आयोग किसानों को प्रशिक्षण के साथ मधुमक्खियों के पालन हेतु बक्से भी प्रदान करता है, ठीक है। जो आपका KVIC है, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, अंडर द हनी मिशन ऑल्सो प्रोवाइड द बॉक्सेस टू द फार्मर फॉर बी कीपिंग अलोंग विद द ट्रेन, ठीक है। बॉक्सेस भी प्रोवाइड करता है और आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। इस मिशन को स्वीट रिवॉल्यूशन के अनुरूप वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ पे द मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2014 एज पर द स्वीट रिवॉल्यूशन। अब क्लास में आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस प्रश्न को मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा है, अगर आप देख रहे होंगे हिंदी में 2016 दिया है, अंग्रेजी में 2014 दिया है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रही हूँ। अगर हम इस प्रश्न में यहाँ पर 2014 कर ले, हिंदी वाले में 2014, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आपका क्या होगा, ओनली 1, ठीक है। तो आप इसको 2014 करिए। 18 का जो प्रश्न है हिंदी में 2016 लिखा है, 16 में लॉन्च किया गया था, उसको आप करिए 2014 में लॉन्च किया गया था। अब आपको ये प्रश्न कभी भी नहीं भूलेगा, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओनली 1, ए। क्यों, क्योंकि 2016 में इसको अगर लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के दीसा में बनास हनी प्रोजेक्ट का अनावरण करते हुए देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति लाने का आह्वान किया गया था, ठीक है।
और अगर हम बात करें केवीआईसी ने इसको प्रारंभ कब किया था, तो 2017 में। तो आप इसको प्लीज सही कर लीजिएगा, यहाँ पे जो थोड़ा सा गलती दी गई है, दोनों में अलग अलग ईयर मेंशन है, आप दोनों जगह 2014 करिएगा और इसका सही उत्तर क्या है, 18वें का ए है। ठीक है, आपको पता चल गया कि स्वीट रिवॉल्यूशन का आह्वान 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था गुजरात में, दिशा में, हनी प्रोजेक्ट, बनास में हनी प्रोजेक्ट के साथ। और अगर हम केवीआईसी की बात करें तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का मिशन, तो उन्होंने हनी मिशन अगस्त 2017 में प्रारंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 19 प्रश्न। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की गई है और पूछा गया, सिंपल सा डायरेक्ट प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये तो आपको सभी को पता है 1966 में। तो यहाँ पे 19वें का बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसमें इतना डिस्कस नहीं करना था। 20वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक तंबाकू में होने वाला विषाणु जनित रोग है। फिर क्रॉप से रिलेटेड ये थर्ड प्रश्न है आज के टेस्ट में। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा वायरल डिजीज है जो कि टोबैको में होता है। तो यहाँ पे मलानी रोग दिया गया है, पर्णकुंचन दिया गया है, फिर भूरा कीट दिया गया है और फुट रूट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं पर्णकुंचन, जिसको कि लीफ ब्लाइट बोला जाता है इंग्लिश में। इस वाले में ना थोड़ा हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों को परेशानी होती है। अगर मैं हिंदी में बोलूंगी तो इंग्लिश वालों को नहीं समझ में आएगा और इंग्लिश में बोलूंगी तो हिंदी वालों को नहीं समझ में आएगा। तो याद रखिएगा, वायरल डिजीज पूछा गया जो कि टोबैको में होती है और उसका सही उत्तर है लीफ ब्लाइट। ठीक है, तो 20वें का बी जो है वो आपका सही उत्तर है। 21वें प्रश्न को हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, कब पूछा गया है कि उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन विच ईयर, 1979, 1961, 1989 या फिर 1999। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है 1989। 21वें का सी जो है वो सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अक्टूबर 1947 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश की। ठीक है, फिर 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं का समादर करते हुए उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 के थ्रू, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 के थ्रू इन्होंने क्या कहा, उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। ये याद रखिएगा 1989। और अगर हम बात कर रहे उर्दू एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1972 में। ये दोनों ईयर आप याद रखिएगा। कभी अगर पेपर में पूछा कि उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर किया गया था, 1989। फिर आप दूसरी चीज याद रखेंगे, उर्दू एकेडमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1972 में। ये भी चीज आप याद रखिएगा। 22वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है। यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, चेन्नई, गोरखपुर, मणिपुर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, मोस्ट पॉपुलस जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो है चेन्नई, सी से चेन्नई। ठीक है, तो 22वें का बी आपका सही है। अगर यहाँ पर आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली दिया रहता तो आप उसको सही उत्तर लगाते, लेकिन यहाँ पे चेन्नई दिया गया है तो इस वजह से हमने चेन्नई को लगाया। चलिए 23वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग। धान की खेती, पैडी फील्ड दिया गया है, कोयले का खनन बोला गया है, कोल माइंस, पालतू पशु, वेटलैंड। इन सब में से कौन कौन सा आपका सोर्स है मिथेन का, जो कि मेजर ग्रीन हाउस गैस है। आपको पता है ग्रीन हाउस गैस में मीथेन आती है। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि मीथेन कहाँ से निकलती है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया रहता है पैडी फील्ड वाला, धान की खेती से। लेकिन जब हम बात करें पालतू पशु के आर्द्र भूमि की जो वेटलैंड है, वहां से भी मीथेन गैस निकलती है, कोल माइन से भी मीथेन गैस निकलती है। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपका सीधे पूछा गया कि धान की खेत से मीथेन गैस निकलती है। सही है कि गलत, कुछ इस तरीके से पूछा गया था या फिर मैच द कॉलम के फॉर्म में था। तो 23वें का डी जो है वो आपका सही उत्तर है। एक अच्छा प्रश्न था ये। 24वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक का महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटन हुआ था। महात्मा गांधी ने किस बैंक को इनॉग्रेट किया था, ये पूछा गया है। तो देना बैंक, विजया बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, डी है। ये ए गलती से लगा है, डी जो है वो सही उत्तर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को महात्मा गांधी ने इनॉग्रेट किया था, उद्घाटन इसका किया था। और कब किया था, 1919 में, 1919 में। कहां पे, बंबई में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं, 25वें प्रश्न को देखिए,
निम्न में से किसके द्वारा पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लिखी गई है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, कि अरविंद ने लिखी है, कि चेतन भगत ने लिखी है, या फिर दलाई लामा ने लिखी है? तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट जो है वो दलाई लामा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 25वें का डी जो है वो आपका सही उत्तर है। जहां पे भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। चलिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। कुछ अधिनियम दिए गए हैं, जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जिसको कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी कहते हैं, वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सारे एक्ट्स पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रश्न बनता है, ठीक है, बहुत कम होता है जब यहां से प्रश्न ना बने। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 एकदम रटा होना चाहिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब है? 1976। तो इसको अरेंज करिए। तो सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, 4 3 4 3 1 2, ये रहा सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर कुछ और आपके संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको कि WPA कहते हैं, वन जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, याद रखेंगे 1972। जल प्रदूषण, ठीक है, 1974। वन अधिनियम अगर बोलेगा तो यहाँ पे 1980 होगा, लेकिन अगर आपसे वन अधिकार अधिनियम बोलेगा तो 2006 होगा, भूलिएगा नहीं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात करेगा तो 1980, और फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करेगा तो वो 2006, कंफ्यूज मत होइएगा। एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, फिर ध्वनि प्रदूषण 2000, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, और वन अधिकार अधिनियम 2006। वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लो क्लास, एक जगह रख लो, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए पेपर में, ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ लो इसको। 27वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ठीक है, ठीक है, ये याद रखिए, एलोट्रोप्स नहीं है आपके कार्बन का, ये भी पेपर में पूछा गया है। डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, फ्लोरीन, या फिर आपका ऑक्सो कार्बन दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, एलोट्रोप्स में जो ऑक्सो कार्बन है वो नहीं, ठीक है, ऑक्सो कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना है, लेकिन ये अपर रूप नहीं है कार्बन का, और सब आपका डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब आपका अपर रूप है। 27 का डी सही हो जाएगा। 28वें प्रश्न को देखते हैं, सिटी दिया है, रिवर दिया गया है, पेपर में कई बार पूछा गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, लेकिन रिपीटेड प्रश्न है, तो ये भी रटा होना चाहिए। चलो आंसर को देखते हैं। बर्लिन, बर्लिन की अगर बात करें तो बर्लिन कहां पर है? स्प्री पे है, ठीक है। वर्षा की अगर हम बात करें तो ये वित्सुला पर है, ठीक है, वेन्ना, डेन्यूब, और फिर अगर हम एंटवर्प की बात करें तो ये आपका किस पे है? सेल्फ पे है। तो चलिए ए का क्या हो गया? ए का 4th हो गया, 2 में दिया गया है। वर्षा की बात करें तो वित्सुला 3, ठीक है, फिर उसके बाद वेन्ना की बात करें तो डेन्यूब, और ये आपका सेल्फ हो गया, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, बी सही उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो भी, जो भी कहो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछे गए प्रश्न है और बनते भी हैं। 29 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे अयस्क दिए गए हैं, और दिया गया है, और एलिमेंट दिया गया है, ये भी पेपर में पूछे जग गए प्रश्न है। तो चाल्कोपाराइट की अगर हम बात करें तो कॉपर, ठीक है, डायस्फोर की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम, एप्सम की बात करें तो मैग्नीज, और हॉस्मेनाइट की बात करें तो जिंक। गलत है, जिंक नहीं, मैग्नीज होगा ये, ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ पर, एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सही है, यहाँ पे मैग्नीज होगा। तो डी का आपका मतलब ये 29 का डी सही उत्तर है, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड है। और हॉस्मेनाइट की बात अगर हम करें तो मैग्नीज होगा वहां पर, ना कि जिंक होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। 30वें प्रश्न को हम देखते हैं, 30 क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? ठीक है, पहला ऊर्जा द्वीप कहां बन रहा है कि बन रहा है ये? नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, रशिया। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका है बी। बी एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है बन भी गया। बी आपका सही उत्तर है। चलिए 31 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, विच पॉल्यूटेंट्स आर कवर्ड अंडर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड? ठीक है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से आपके
प्रदूषक मतलब अंतर्गत उसके आते हैं। तो यहाँ पे एमोनिया दिया गया है, लेड दिया गया है, बेंजीन दिया गया है, बेंजोपायरीन दिया गया है और आर्सेनिक दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपके सारे पॉल्यूटेंट आते हैं, कवर होते हैं। तो 31 का डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब देखिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, ठीक है, ये आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसको, इस इंडेक्स को जारी किया जाता है और इसमें आपके इतने ढेर सारी गैसेस आती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार पढ़ने का मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 32nd क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है। यहाँ पर आपके डेज दिए गए हैं और कौन कब सेलिब्रेट होता है वो है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, मैं आपको सही आंसर बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, इंटरनेशनल लेबर डे। अगर हम इंटरनेशनल लेबर डे की बात करें तो ये 1 मई को मनाया जाता है। बहुत से ऑफिसेज में कभी छुट्टी नहीं होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर डे के दिन उनको छुट्टी दी जाती है। तो एक आपका फर्स्ट, अरे यार अगर आंसर एक का सेकंड, सॉरी नहीं, आप सही आंसर पे नहीं आ सकते हैं, मुझे लगा ये है। एक आपका सेकंड हो गया, अभी हमको और देखना पड़ेगा। नो टोबैको डे की अगर हम बात करें, नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, 31 मई को, ठीक है, तो यहाँ पर बी का फर्स्ट हो गया। वर्ल्ड प्रेस की अगर हम बात करें वो 3 मई को मनाया जाता है, तो सी का 4, अब आप आंसर पे आ गए। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे की बात करें तो 8 मई। तो 32 का कौन सा सही उत्तर है, आपका बी सही उत्तर है, बी आपका सही उत्तर है। इतना समझ में आ गया ना। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, 1 मई को। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, 3 मई को, ठीक है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे 8 मई को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 33rd प्रश्न को देखते हैं, 33वें प्रश्न को देखते हैं। कंक्रीट किसका मिश्रण है, कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, लाइम एंड वाटर, सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर, बजरी जिसको बोलते हैं, या फिर सीमेंट, सैंड एंड वाटर, फिर नन। तो यहाँ पे आपका जो 33वें का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बी। बी आपका सही उत्तर है, 33rd का बी सही उत्तर है। 34th प्रश्न को देखते हैं, निर्माण के आधार पर फलों को किन 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट्स, ऑन व्हाट बेसिस फ्रूट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ठीक है। खट्टा मीठा फल, हम लोग तो ज्यादातर खट्टे मीठे फल की बात करते हैं ना, कोई खट्टा फल होता है, कोई मीठा फल होता है, लेकिन और देखते हैं। सरस एवं सूक्ष्म फल, सत्य एवं असत्य फल, फल एवं मेवे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी फ्रूट्स को क्लासिफाई किया जाता है तो वो ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट्स की तरह पेपर में प्रश्न बनता है, जो एप्पल है वो ट्रू फ्रूट है या फिर फॉल्स। तो आप तो कहेंगे यार अभी तक तो जब फल खरीदने जाते तो सेब खरीदते थे, तो आज पता चल रहा है जो सेब है वो फॉल्स फ्रूट है। तो फूलों का डिवीजन, अरे फलों का डिवीजन हम 2 तरीके से करते हैं। फल की बात करें, फ्रूट्स की, एक सत्य और असत्य, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। सेब जो है वो आपका फॉल्स फ्रूट में आता है। अब देखिए जो आपके ट्रू फ्रूट्स होते हैं, जो सत्य फल होते हैं, वो मेनली ओवरीज के थ्रू डेवलप होते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्लांट्स, जिन प्लांट्स में फलों का निर्माण अंडाशय मतलब ओवरी से होता है, उन फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। बस इतना ही याद रखिए, सभी पादपों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है, ऐसे फलों को सत्य फल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आम हो गया, मक्का हो गया, अंगूर हो गया, ये सब आपके असली फल हैं, सत्य फल। लेकिन जहां पर जो फल है उनका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प या फिर हम कहें थैलेमस या किसी और अंग से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा भी, अगर आप पढ़ेंगे स्लाइड को रोक के। लेकिन कुछ पादपों में मतलब प्लांट्स में अंडाशय मतलब ओवरी, मैं इंग्लिश वालों के लिए भी बता दूं, के अलावा पुष्प फ्लावर मतलब के अन्य हिस्सों जैसे ये यहाँ पे देखिए बहादलपुंज, ठीक है, दलपुंज या पुष्पासन से इन फलों का को विकसित होता है। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसमें आपके काजू आता है, सेब आता है, अनाशपाती आता है, ये सब आपके फॉल्स फ्रूट हो गए। पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है, एक बार ध्यान से, आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रही थी। 35वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया प्राइमरी कंज्यूमर क्लास से बिलोंग कौन करता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर आपको पता है, सारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इतना पता है ना। और जो प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं वो जो प्रोड्यूसर्स को सबसे पहले कंज्यूम करते हैं, फूड चेन की हम बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं वर्म की बात की गई है, जंगली सेब का पेड़ की बात, जंगली सेब की पेड़ की बात करें तो ये तो प्रोड्यूसर हो गए ना, प्लांट्स जो पादप होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। मेढक हो गया, फिर स्पैरो हो गया, मतलब आपकी गौरैया हो गई। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात की गई है, प्राइमरी कंज्यूमर की बात, उपभोक्ता की बात की गई है। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इतना वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। उनको जो सबसे पहले खाता है उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और वो कौन है यहाँ पर, यहाँ पे आपके जो वर्म्स हैं वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो उन प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ऐसे फूड चेन चलती है। तो 35वें का आपका पहला क्या हो गया यहाँ पे, ए जो हो गया वो आपका सही उत्तर है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया। उन 35 प्रश्नों के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता सकती थी मैंने इस क्लास में कवर किया है। जहां पे भी मैं आपसे कहती हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, एक जगह कंपाइल करते हुए चलो, वो काम जरूर करिएगा। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही थी। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि कितनी महत्वपूर्ण सीरीज है ये। ठीक है, जो नए बच्चे हैं जहां पर भी मैं आपको बताती हूँ इसको हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, उसको मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न पेपर में नहीं गलत करते हैं बच्चे लोग, मतलब जो भी स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है, अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक, मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक को कवर किया जाए या फिर किसी सब्जेक्ट को कवर किया जाए, तो वो भी आप हमें बताइएगा। तो धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच क्लास।